हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके सारे ही आईबीओ के। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जो कि है हमारा आईबीओ 2। इस सेशन को पूरा देखिएगा। अगर आप में से किसी ने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है, जहां पे मैंने आईबीओ 1 के ब्लॉक 5 के टॉपिक्स को डिस्कस किया था, साथ ही साथ वहां पे मैंने स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करी है कि किस तरह से आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं विद इन टाइम। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है वो वीडियो, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आई होप आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा वो। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को नहीं फॉलो किया है तो उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं यहाँ पे मैं रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ। साथ ही साथ जो भी हमारे सेशंस अभी तक हुए हैं सभी की पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इग्नू स्क्वाड को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहली यूनिट है हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अब यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड द रीजंस फॉर एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स की। तो यहाँ पे जो आपके इसमें टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग फिलोसफीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग फिलोसफीज डायरेक्टली भी पूछ सकता है और पेपर में आपके डिफरेंस भी पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है, पेपर में ये कई बार आया है। ठीक है, तो सारे ही फिलोसफीज को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हर फिलोसफी के की पॉइंट को याद रखिएगा कि किस फिलोसफी में या किस कॉन्सेप्ट में क्या चीजें बोली गई हैं। ठीक है, और अगर इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो मैंने यहीं पे ही सारे वीडियोस प्रोवाइड कर रखे हैं आईबीओ 2 के, तो उसको जरूर से पढ़ लीजिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में बहुत बार ये डिफरेंस पूछा गया है और यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि अगर आपको डिफरेंस आता है, आपने पढ़ा है, तो उसको प्रॉपरली उसके फॉर्मेट में ही लिखने की कोशिश करिएगा। लेकिन अगर नहीं आता है, पॉइंट्स नहीं याद आ रहे हैं, तब उसको पैराग्राफ में लिखिएगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि पैराग्राफ में लिखना अवॉइड करिएगा। ठीक, मैंने बहुत ही प्रिसाइज तरीके से डिफरेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, तो एक बार आप जरूर वीडियोस को देखिएगा और पीडीएफ भी आप देख सकते हैं, एकदम इजीली एक्सेसिबल है आपको। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करूं तो मार्केटिंग मिक्स भी पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही जनरल टॉपिक्स हैं, तो इसको जरूर से आप पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आए हम इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केटिंग होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में इसमें भी डिफरेंस ही पूछा गया है। ठीक है, जैसे मल्टीनेशनल मार्केटिंग और ग्लोबल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे वो कोई भी डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं, तो सारे ही कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पेपर में स्पेसिफिकली भी पूछ लेता है, लेकिन अगर नहीं भी पूछता है तो अगर आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग जब डिफाइन करना पड़ेगा तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस भी लिखनी पड़ेगी। राइट, तो इसको भी पढ़ना जरूरी है। ठीक, लास्ट में है हमारा रीजंस फॉर एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में मेरे ख्याल से हर बार ही क्वेश्चन पूछा गया है ये कि फर्म्स क्यों इंटरनेशनल होना चाहती हैं, वाई डू फर्म्स गो इंटरनेशनल। यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है हर बार। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे ही टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है वीडियोस, जरूर देख लीजिएगा एंड आई होप आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी मैं आपको। देखिए, जो आपकी कोर्स बुक है उसमें हर चैप्टर के पीछे टर्मिनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना। अगर किसी ने नोटिस नहीं किया है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। उन क्वेश्चंस को एक बार आप रीड आउट करके जरूर जाइएगा। ठीक है, देखिए चैप्टर के पीछे है तो आपको इजीली आंसर्स भी मिल जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और ये मैंने इसीलिए ही बोला है क्योंकि पेपर में क्या होता है ना, वहां पे जब क्वेश्चंस फ्रेम होके आते हैं
तो हमको कई बार समझ में ही नहीं आता है ये किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीधे नहीं होते, वो डायरेक्ट नहीं होते हैं, तो हम वहाँ पे जज ही नहीं कर पाते उसको कि इन्होंने किस टॉपिक से, किस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा है, और हम उसको कुछ अलग तरीके से इंटरप्रेट कर देते हैं और उस हिसाब से उसमें आंसर दे देते हैं, जो कि कभी कभी गलत भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है। तो आप बस इतना काम करिए, जब आप अपनी कोर्स बुक पढ़ लीजिए, एक चैप्टर एक यूनिट, उसके बाद एक बार टर्मिनल क्वेश्चंस ज़रूर देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको भी थोड़ा आइडिया रहेगा और वहाँ पे पेपर में इजीली स्ट्राइक भी कर जाएगा। ठीक, चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। सेकेंड यूनिट है हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। अब यहाँ पे जो हमारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस, इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग इंडियाज एक्सपीरियंस। अगर मैं यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है, कि इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसेस क्या होता है, इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करिए, तो आपको पूरा ही डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक। और अगर स्पेसिफिकली कोई चीज़ पूछ लेता है कि प्रोडक्ट को कैसे सेलेक्ट करना है, मार्केट को कैसे सेलेक्ट करना है, तो आपको वहाँ पे भी उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि इसको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन की तरह प्रिपेयर करें 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि अगर शॉर्ट में भी आता है तो शॉर्ट में आप इजीली इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके पूछे गए हैं इस टॉपिक से, इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन, जिसके अंदर आपका आता है EPRG ओरिएंटेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेपर में हर बार क्वेश्चन पूछा ही गया है और डिफरेंस भी पूछा गया है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ किसके किसके बीच में डिफरेंस पूछा है। इसमें जो डिफरेंस पूछा गया है वो पूछा गया है एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन और पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन के बीच में, ठीक है, और एथनोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन के बीच में। तो इन ऑल कहने का मतलब है कि ये जितने भी आपके ओरिएंटेशन है, 4 ओरिएंटेशन होते हैं, इनको अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सबके की पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिएगा कि किसमें क्या बात बोल रहा है, किसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। ये चैप्टर भी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में प्रोवाइड कर रखा है। अगर ओरिएंटेशन को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक। और अगर बात करी जाए इंटरनेशनल मार्केटिंग इंडियाज़ के एक्सपीरियंस की, तो देखिए पेपर में मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड मुझे कोई क्वेश्चन तो नहीं दिखा था, लेकिन इंडियाज़ एक्सपीरियंस की बात है तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात हो रही है, तो इसको पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पेपर में ये चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है यहाँ पे वो EPRG ओरिएंटेशन ही पूछा गया है, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी एनालाइजिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे जो आपकी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है वो हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, importance of international marketing environment and components of international marketing environment। अब आपने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, IBO 1 का जो फर्स्ट यूनिट है आपका वो क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में ये है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही अच्छी होती है वो यही है कि अगर आपने कोई चीज़ पहले पढ़ ली, आपके पास उस चीज़ का बेस है, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी आगे तक काम भी आती है। अब ये पहले आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो यहाँ पे आपको बार बार उसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन तो बदल नहीं जाएगी IBO 1 से IBO 2 में, है ना, वो तो सेम ही रहने वाली है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट की बात करूँ तो ये भी आप पढ़ चुके हैं, राइट। ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये भी हमने IBO 1 में डिस्कस किया हुआ है ना। अब यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं कंपोनेंट्स को लेके वो कभी कभी डायरेक्ट भी होते हैं, कभी कभी इनडायरेक्ट भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि डिफरेंस ही पूछ लेता है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट और सोशल कल्चर एनवायरनमेंट के बीच में डिफरेंस बताइए, ठीक, या डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बीच में डिफरेंस बताइए, ठीक। एक क्वेश्चन आपका आया है, हाउ डू कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स अफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग, ठीक है। तो इन ऑल कहने का मतलब ये है कि सारे ही कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। पेपर में हर तरीके से वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे, तो इसीलिए मैं बार बार यही कहूँगी आपसे कि टर्मिनल क्वेश्चंस को एक बार देख ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट आइडिया रहेगा कि किस टॉपिक से या किस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आया है, जैसे मैं आपको बताऊँ, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन द कंडक्ट ऑफ international business operations, discuss briefly the components of international marketing environment।
तो यहाँ पे वो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, चाहे डिफरेंस के फॉर्म में, चाहे आपके स्टेटमेंट के फॉर्म में, चाहे फुल फ्लेज क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा ब्लॉक 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने ब्लॉक 2 की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं इसे, सेकेंड ईयर में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों ही ईयर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये यूनिट बन जाती है, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक्स ऐसा कुछ बताने को है नहीं। इंटरनेशनल मार्केटिंग, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, हर तरफ से यहाँ से क्वेश्चन बना ही बना है। ठीक है, अगर मैं मार्केट सेगमेंटेशन की बात करूं तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, बेसिस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, इस पे भी क्वेश्चन आया है। एसेंशियल्स क्या होते हैं सेगमेंटेशन के, ठीक है, एडवांटेजेस क्या होते हैं सेगमेंटेशन के। तो हर एक तरीके से उन्होंने क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि क्या रिलेशनशिप है इन तीनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल मार्केट टारगेटिंग की, तो क्राइटेरिया फॉर टारगेटिंग या टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज, ये भी पेपर में आपके पूछी गई है। ठीक, पोजीशनिंग की बात करूं तो हाईटेक पोजीशनिंग है, हाई टच पोजीशनिंग है, इसके बारे में भी पेपर में डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, तो इन ऑल कहने का मतलब ये है, ये यूनिट आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आप यहाँ से स्किप कर सकें। ठीक, अगर इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियोस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हर एक टॉपिक को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। ठीक, चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी फॉरेन मार्केट सिलेक्शन। यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है स्क्रीनिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग टारगेट कंट्रीज एंड द प्रोसेस ऑफ मार्केट सिलेक्शन। अब यहाँ से जो आपके क्वेश्चन आए वो बेसिकली आया है यहाँ से। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग टारगेट कंट्रीज, जो क्वेश्चन पूछा गया वही बता देती हूँ। ब्रीफली डिस्कस द क्रिटिकल फैक्टर्स कीपिंग इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग द टारगेट मार्केट इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। ठीक है, तो आपको खुद भी समझ में आ गया होगा कि इन्होंने यहाँ से एक पूरा क्वेश्चन ही पूछ लिया 20 मार्क्स का, राइट। तो इसको अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। और अगर आप में से कोई अभी बुक लेके बैठा है और प्रॉपरली इसको नोट डाउन कर रहा है, बुक में मार्क कर रहा है, ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर चैप्टर का टर्मिनल क्वेश्चंस खोलिए, ठीक, और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसको पढ़िए। और ये क्वेश्चन ना आपके पेपर में पूछा गया है एज इट इज। ठीक है, अगर आप खुद भी चेक करना चाहें आप कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ये मिल जाएगा। अब आप मुझे खुद बताइए, अगर फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आप एग्जामिनेशन में देखते तो क्या आपके दिमाग में ये चीजें स्ट्राइक कर सकती थी तुरंत कि ये किस चैप्टर से पूछा गया होगा? क्योंकि यहाँ पे एक तरह से स्टोरी टेलिंग टाइप तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो यही वजह है, यही मैं आपको समझाना भी चाह रही थी कि मैंने क्यों आपको बोला है कि टर्मिनल क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग एंट्री डिसीजन। ये यूनिट भी आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है एंट्री मोड सारी। ठीक है, सारी ही एंट्री मोड्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। ठीक, एंट्री स्ट्रैटेजी एनालिसिस पे भी क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, और फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्री डिसीजन। देखिए, सारी ही एंट्री मोड्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकली कोई भी एंट्री मोड वो पूछ सकते हैं पेपर में, या फिर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आया है पेपर में कि एंट्री मोड्स कितने तरीके की होती हैं, उन सबको डिफाइन करिए ब्रीफली। तो आपको सारी ही डिफाइन करनी पड़ जाएगी। ठीक है, साथ में डिफरेंस भी काफी ज्यादा पूछा गया। ये मैं बता देती हूँ कि किसके बीच में डिफरेंस पूछा गया है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और फ्रेंचाइजिंग में क्या डिफरेंस है, लाइसेंसिंग और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस है, लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग असेंबली में क्या डिफरेंस है, जॉइंट वेंचर और स्ट्रैटेजिक अलायंस में क्या डिफरेंस है। तो हर तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से इसको पढ़िएगा। ठीक, और शॉर्ट्स में भी पूछ लिया गया, शॉर्ट नोट्स जो आते हैं, जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में स्पेसिफिकली भी पूछा है। तो कोई भी एंट्री मोड को स्किप करके मत जाइएगा, सबके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, सब कुछ आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा, पीडीएफ में भी हर चीजें बहुत ही डिटेल तरीके से मैंने मेंशन करके रखी हैं, ताकि आप इजीली उसको समझ सके और पढ़ भी सके। ठीक।
तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक 2 कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग। ये यूनिट भी आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से जो आपके टॉपिक्स आए हैं वो हैं प्रोडक्ट डिसीजन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो अगर सबसे पहले मैं प्रोडक्ट डिसीजंस की बात करूं तो प्रोडक्ट के बारे में आपको पता ही होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। पेपर में जो यहाँ से क्वेश्चन आया वो आया है प्रोडक्ट परसेप्शन इन ओवरसीज मार्केट एंड स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस अडेप्टेशन। ये डिफरेंस आपका पेपर में बहुत बार आया है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो डिफरेंस है ना ये दो जगह दिया हुआ है आपका। एक तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक, और एक जो डिफरेंस है आपका पेपर में वो पूछा गया कहाँ से, एडवर्टाइजिंग से, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस अडेप्टेशन इन प्रोडक्ट प्लानिंग, ठीक। और वहां पे जो है वो क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस अडेप्टेशन इन एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो इन दोनों ही चीजों को याद रखिएगा, दोनों को मिक्स मत करिएगा। कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन उसका एप्लीकेशन प्रोडक्ट प्लानिंग में और एडवर्टाइजिंग में दोनों में ही अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट की, तो ये कॉन्सेप्ट अपने में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पेपर में इसकी स्टेजेस पूछता है, ठीक। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर बात करूं ना तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और अगर आपने इसको बुक से पढ़ा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद ये समझ में नहीं आ पाया होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सीरियसली मैंने जब खुद भी बुक से पढ़ा था तो मुझे इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो पाया था, ठीक है। तो अगर आपको ये चीजें नहीं क्लियर हो पाई हैं तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत ही डिटेल में डिस्कस भी किया, उसके लिए मेरे ख्याल से सेपरेट वीडियो ही बनाया है मैंने, ठीक है। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और लास्ट है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इससे भी कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है और जो मेन क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं आपके रिस्क इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट से या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस से और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से, ठीक है। तो इन ऑल ये पूरी ही यूनिट आपकी काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। हर साल पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछते ही है, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी इंटरनेशनल ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड अदर डिसीजंस। टॉपिक्स आपके जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में जहां से आपके क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग से, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी से, स्कोप फॉर यूज ऑफ इंडियन ब्रांड्स। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक। पैकेजिंग एंड लेबलिंग की अगर बात कर लें तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, स्पेशल कंसिडरेशन इन इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड लेबलिंग, ठीक है। लेबलिंग बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछा गया है, ठीक। और नेक्स्ट आया है आपका वारंटी और गारंटी के बीच में डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस मैंने अपनी जो वीडियो है उसमें प्रोवाइड कर रखा है, पीडीएफ में भी अवेलेबल है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी इंटरनेशनल प्राइसिंग। ये यूनिट भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। पेपर में प्राइसिंग से एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक। टॉपिक्स जो आपके इंपॉर्टेंट है वो हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजंस, प्राइसिंग मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, प्राइस कोटेशंस एंड टर्म्स ऑफ सेल, ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्सेप्ट एंड मेथड एंड प्राइसिंग एंगल्स एंड इश्यूज इन काउंटर ट्रेड। क्वेश्चंस यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं वो पूछे गए आपके प्राइस कोटेशन एंड टर्म्स ऑफ सेल से। यहाँ से शायद एक या दो बार ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो स्पेसिफिक पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट ट्रांसफर प्राइसिंग पेपर में कई बार आया है, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट और उसके मेथड के बारे में पेपर में कई बार पूछा गया है। काउंटर ट्रेड शॉर्ट नोट्स में बहुत बार आया है, ठीक है। तो काउंटर ट्रेड को भी अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना भूल गई, जो प्राइसिंग मेथड्स हैं यहाँ पे जो आपके कॉस्ट प्लस मेथड है, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग है, डिफरेंशियल प्राइसिंग है, प्रो प्राइसिंग है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग है, ठीक है। इसको तो अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा, साथ में डिफरेंस भी एक बार पढ़ लीजिएगा कॉस्ट प्लस मेथड का और मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग का। मतलब इन दोनों के बीच में एक बार डिफरेंस पढ़ लीजिएगा क्योंकि पेपर में डिफरेंस इसका पूछा गया है आपका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्राइस कोटेशन की बात करूं तो मैंने आपको अभी बताया ना कि जो स्पेसिफिक कोटेशंस है उनको पूछा गया था, वो बता भी देती हूँ कौन से पूछे गए थे, मार्क कर दीजिए अपनी बुक में अगर आप चाहें। एक्स वर्क्स पूछा गया है, FAS पूछा गया है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका FOB पूछा गया है पेपर में, CIF पूछा गया है एंड DDP पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि सारे ही पढ़ लीजिएगा, एक भी स्किप मत करिएगा। अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है अपनी टेक्स्ट बुक से तो मैंने इसका वीडियो बहुत ही डिटेल में प्रोवाइड करा है। आई थिंक इनको टर्म्स के नाम से वो वीडियो होगा। ठीक है, थंबनेल में दिख भी जाएगा, सामने इनको टर्म्स लिखा भी है, तो जरूर पढ़ लीजिएगा। आपको आई होप समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये चीजें हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक 3 भी कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये यूनिट भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक, इंटरनेशनल चैनल सिस्टम, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएरीज एंड देयर फंक्शंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग चैनल चॉइस, सेलेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग ओवरसीज एजेंट एंड एक्सपोर्ट एजेंसी अग्रीमेंट। मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि यहाँ पे मैंने सारे ही टॉपिक्स मेंशन कर दिए तो इसमें इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पेपर में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसको मेंशन किया। और इसीलिए साथ साथ मैं आपको बताती भी जा रही हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ताकि आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए और उस अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज को आगे बढ़ा सकते हैं। उस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजीज को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया था, अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि वो टॉपिक पेपर में पूछा गया है, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं यहाँ से। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएरीज एंड देयर फंक्शन। ठीक, डायरेक्ट चैनल है और आपका एक इनडायरेक्ट चैनल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इनडायरेक्ट चैनल में जो आपका पिगी बैकिंग है ये शॉर्ट नोट से पूछा गया है। ठीक है, अब देख लीजिए कितना ज्यादा स्पेसिफिक पूछते हैं, तो इसलिए मैं आपको स्पेसिफिकली बताती भी हूँ कि अगर नहीं कवर किया है तो कवर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताऊं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग चैनल चॉइस, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से शॉर्ट नोट्स में ही पूछा गया था जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सेलेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग ओवरसीज एजेंट। इस पे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 1 दिया गया है उसके साथ A, B पार्ट करके यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, और लास्ट है आपका एक्सपोर्ट एजेंसी अग्रीमेंट, ये भी आपका शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है। ठीक, चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। यहाँ से जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड की इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अगर मैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन की बात करूँ तो कम्युनिकेशन प्रोसेस को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पेपर में कम्युनिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा ही गया है। ठीक है, इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूं इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन की तो यहाँ से इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्वेश्चन आया है, और जो सबसे ज्यादा चीज यहाँ से पूछी गई वो है ये की इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो इसको इनऑल कवर कर लीजिएगा और जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है इसको अच्छे से जरूर पढ़ लेना आप लोग। ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। यहाँ से जो क्वेश्चंस आए वो आए हैं रैशनल फॉर इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, बजटिंग फॉर इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एडेप्टेशन वर्सेस स्टैंडर्डाइजेशन, ग्लोबल मीडिया डिसीजंस एंड डायरेक्ट मेल। पेपर में आपके जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से पूछा गया है बजटिंग फॉर इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है पेपर में, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है, तो एक बार देख जरूर लीजिएगा। ठीक, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने भी आपको बताया भी था जब हम प्रोडक्ट प्लानिंग डिस्कस कर रहे थे कि एडवर्टाइजिंग में भी यही डिफरेंस है, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा आप लोग। ठीक, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायरेक्ट मेल। यहाँ से काफी बार क्वेश्चन बना है। ठीक है, जो क्वेश्चन बना है वही बता देती हूँ। लिखा है कि डायरेक्ट मेल किस तरह से डिफरेंट है अदर फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग से। ठीक है, तो एक तरह से आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना है जो अदर एडवर्टाइजिंग फॉर्म्स हैं और डायरेक्ट मेल में। ठीक, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट हमारी यूनिट है पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन। यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है पर्सनल सेलिंग के बारे में, पब्लिसिटी और सेल्स प्रमोशन। अब अगर मैं पर्सनल सेलिंग की बात करूँ तो यहाँ से बहुत ज्यादा खास क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं पब्लिसिटी से और आपका सेल्स प्रमोशन से। ठीक है, यहाँ पे मैं एक टॉपिक मेंशन करना भूल गई हूँ, उसको आप लिख लीजिए, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में आया है, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के बारे में भी पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको छोड़ के मत जाइएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक,
पब्लिसिटी की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव पब्लिसिटी के बारे में स्पेसिफिकली पेपर में पूछा गया है, ठीक है। सेल्स प्रमोशन टूल्स को अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि सेल्स प्रमोशन टूल्स के बारे में भी पेपर में आया है, ठीक। अब इस यूनिट की अगर मैं टर्मिनल क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है। जैसे दिख रहा है क्वेश्चन वैसे ही पूछा गया है एज इट इज, ठीक। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि जो टर्मिनल क्वेश्चंस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग कई बार इसको अवॉइड कर देते हैं, देखते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे और मेंशन करना चाहूंगी, जो भी आपके असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस थे उनको भी देख लीजिएगा क्योंकि पेपर में क्या करते हैं ना, असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, ठीक है। हालांकि है तो पूरा आपके टॉपिक से ही, तो उसमें कुछ बहुत अलग चीजें नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है ना उसका थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, ठीक। तो उसको एक बार जरूर देख लेना आप लोग, ओके। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक 4 भी कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं ब्लॉक 5 की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोल। अब ये माउस ना कभी कभी मेरे कंट्रोल से बाहर चला जाता है तो कुछ ऐसी सी डिजाइनें फॉर्म हो जाती है, ठीक है, तो इग्नोर करना, ठीक। चलिए टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। पहला है हमारा फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लानिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग कंट्रोल। अब ये यूनिट भी मैंने काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कस भी कर रखी है, राइट। मार्केटिंग कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल प्रोसेस से क्वेश्चन आया है पेपर में, तो इसको जरूर से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। साथ में ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही 2 टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे गए। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं वहां से मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा दिखा तो नहीं था, ठीक है। तो आप इन्हीं को पढ़ लेना, ठीक। बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। अब ये यूनिट भी आपकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि सर्विसेज से कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। सर्विसेज को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं, ठीक। देख लेते हैं टॉपिक्स। सर्विसेज की मीनिंग और मार्केटिंग चैलेंजेस क्या आते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज क्या स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक। असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल एंड अपॉर्चुनिटीज, बैरियर्स टू इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज एंड गैट्स। देखिए गैट्स ना बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है, हर बार पूछते हैं पेपर में, ठीक। आपने IBO 1 में भी पढ़ा होगा, अब IBO 2 में भी पढ़ रहे हैं और आगे पता नहीं कितनी बार पढ़ेंगे। तो मैंने बताया ना यही एक फायदा होता है, अगर आप यही चीज को स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं तो आपको काफी लॉन्ग टर्म तक वो बेनिफिट देती है, बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। अब यहाँ से जो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है, वो पूछा जाता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये मैंने डिस्कस किया है वीडियो में, उसको जरूर देख लीजिएगा। साथ ही में प्रोडक्ट और सर्विसेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में डिफरेंस पूछते ही हैं, ठीक है। 2-3 डिफरेंस ऐसे हैं जो पूछते ही हैं, जैसे आपका मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में डिफरेंस हो गया, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बीच में डिफरेंस हो गया, ठीक है। और अगर कुछ लेंगे तो एडवर्टाइजिंग के ले लेंगे डिफरेंसेस, ठीक। तो ये जरूर पढ़ लेना आप लोग, ओके। चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इमर्जिंग ग्लोबल कंपटीशन से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग से, एंड सोशल एथिकल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज से। अब ये यूनिट मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं करी, उसकी यही वजह है क्योंकि इस यूनिट में बहुत ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, बहुत ही इजी है और कह सकते हैं एक तरह से आप डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं ना, ग्लोबल कंपटीशन के बारे में हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हो, तो ये सब आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस आए हैं जिस टॉपिक से वो बता दे रही हूँ, तो आप वो नोट कर लीजिए, ठीक। इमर्जिंग ग्लोबल कंपटीशन की अगर बात करूँ तो MNCs एंड ग्लोबल कंपटीशन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। मर्जर्स एंड एक्विजिशन एंड कंसोलिडेशन से क्वेश्चन आया है, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करूं तो यहाँ से टेली मार्केटिंग के बारे में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है शॉर्ट नोट्स में, और इंटरनेट एंड ई बिजनेस के बारे में भी पूछा गया है, ठीक। और डिफरेंस भी पढ़ लीजिएगा टेली मार्केटिंग और ई बिजनेस के बीच में क्या होता है, क्योंकि पेपर में आपके पूछा गया है, ठीक। सोशल एथिकल एनवायरमेंटल इश्यूज से ऐसा मुझे क्वेश्चन दिखा नहीं था, या फिर था तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन, मतलब एक बार ही पूछा गया है, तो इसलिए स्किप तो मत करिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक 5 भी कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अपने लास्ट ब्लॉक की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। अब इस ब्लॉक में जितने भी यूनिट्स हैं आपकी वो सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं,
तो इन यूनिट्स को गलती से भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। कि अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पहले ब्लॉक 6 ही आपको पढ़ाया, उसके बाद मैंने ब्लॉक 5 पढ़ाया है ना। और मैंने उस समय भी आपको ये बताया था कि ये जो ब्लॉक है आपका वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, ओके। यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो हैं व्हाट इज़ इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च होती क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में, इंटरनेशनल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस पे स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आए हैं, ठीक। और लास्ट है हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, और ये प्रोसेस है तो इसको सीरियल ऑर्डर में ही लिखना होगा, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स मैंने अपने वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, तो आप उनको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। अगर बुक से आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कंटेंट नहीं क्लियर हो रहा है, तो पीडीएफ्स भी मैंने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर रखी हैं। नहीं ज्वाइन किया है तो अभी भी ज्वाइन कर लीजिए, सारी पीडीएफ्स इजीली अवेलेबल है, ठीक है। इग्नू स्क्वाड नाम है टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप इजीली पीडीएफ डाउनलोड करिए और स्टडी कर लीजिए, ठीक। चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ हम। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी डेटा कलेक्शन। ये यूनिट भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ से जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो हैं डेटा सोर्सेज, ठीक है, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, शायद यहाँ पे मैं 2 बार लिख गई हूँ, वेरी सॉरी, एंड लास्ट है हमारा सैम्पलिंग। सबसे पहले अगर मैं डेटा सोर्सेज की बात करूं तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एडवांटेजेस और लिमिटेशंस दोनों की ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्राइमरी डेटा की भी और सेकेंडरी डेटा की भी, ठीक है। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा बहुत ही अच्छे से पढ़ना, पेपर में क्वेश्चन आया है इस पे, ठीक। और लास्ट टॉपिक हमारा सैम्पलिंग। सैम्पलिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, सैम्पलिंग और सेंसस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सब कुछ मैंने अपनी पीडीएफ में प्रोवाइड कर रखा है, वीडियो में बहुत ही डिटेल तरीके से समझा भी रखा है, तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। यहाँ पे अगर मैं सैम्पलिंग की बात करूँ तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग भी पूछ सकता है और स्पेसिफिकली सैम्पलिंग के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन और सर्वे मेथड के बीच में भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग पेपर में पूछा गया है, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड सीमेंटिक क्वेश्चंस के बारे में भी पेपर में पूछा गया है। सेंसस वर्सेस सैम्पलिंग पूछा गया है, रैंडम वर्सेस सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड डिजाइनिंग अ क्वेश्चनर। तो इन ऑल कहा जाए तो ये पूरा यूनिट आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे टॉपिक्स जितने भी आपके पेपर में पूछे गए हैं सारे मैंने डिस्कस किए हैं वीडियो में, ठीक है। तो गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक। अब चलते हैं अपनी लास्ट यूनिट की तरफ। लास्ट यूनिट है हमारी डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। ये यूनिट भी आपकी बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक। सबसे पहले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन टैबुलेशन, ये आपका शॉर्ट नोट से पूछा गया है, ठीक है। डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में एंड ओरल प्रेजेंटेशन। क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन की बात करी जाए तो टैबुलेशन के बारे में स्पेसिफिकली पूछा है, क्वेश्चन में बता देती हूँ क्या पूछा है। रोल ऑफ टैबुलेशन इन कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च स्टडीज, ठीक, शॉर्ट नोट से पूछा गया था इसलिए ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग मैंने आपको बता ही दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे जितना याद आ रहा है किसी ने शायद मुझसे पूछा था कि इसके जितने भी फेजेस हैं, है ना, उनको पढ़ना ज़रूरी है या उनको एक सीरियल ऑर्डर में पढ़ना ज़रूरी है, तो यस, सारी चीज़ों को सीरियल ऑर्डर में पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ को लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे ना, एक सीरियल ऑर्डर में ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसके ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते और सब कुछ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसमें, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपका 20 मार्क्स में आता ही आता है, ठीक। और रिपोर्ट राइटिंग में जो चेकलिस्ट फॉर रिपोर्ट राइटिंग है ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गाइडलाइंस फॉर रिपोर्ट राइटिंग और रिपोर्ट फॉर्मेट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ओरल प्रेजेंटेशन भी पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये यूनिट, ये आपकी जो ब्लॉग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ठीक। सारा कुछ मैंने अपने वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रखा है, पीडीएफ सारी दे रखी है, अच्छे से आप अगर उसको कवर कर लेते हैं जितना मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है, तो इतना तो मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि आराम से आप
60+ नंबर गेन कर सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे तो जितना मैं आपको प्रोवाइड कर सकती थी कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है। सब चीज़ें क्या मैटर करती हैं कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को ग्रैस्प कर पा रहे हैं और कितने अच्छे से वहाँ पेपर में आप लिख पा रहे हैं, कितने अच्छे से आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं ना। जितना कंटेंट मैंने दिया है वो एनफ है। अगर आपको एक अच्छा स्कोर भी लाना है, 70+ भी लाना है, तो ये कंटेंट इनफ है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आंसर्स वहाँ पे लिख के आते हैं। ठीक, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आगे के IBOs की। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। और एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन करना चाहूँगी, जो भी लोग IBO 3 के लिए परेशान हो रहे हैं कि आगे मैम पढ़ाइए, तो मैं बिल्कुल पढ़ाऊँगी, कोई चिंता करने की बात नहीं है। मेरा खुद का भी 2 दिन से पेपर था, आज भी मैं पेपर दे के आई हूँ शाम को 5 बजे। ठीक है, तो अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं बिल्कुल आपको अब रेगुलरली कोशिश करूँगी कि IBO 3 की वीडियोस प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।